गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सिबल बजट क्या होते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि फंक्शनल बजट कैसे बनाते हैं। फंक्शनल बजट को क्रियात्मक बजट कहते हैं, सहायक बजट कहते हैं। प्रत्येक संस्था में फंक्शनल बजट बनाए जाते हैं। फंक्शनल बजट में जितने भी कार्यक्रम हैं, बजट अवधि में पूर्ण किए जाने वाले जो कार्यक्रम हैं, क्रियाएँ हैं, व्यवसायिक क्रियाएँ हैं, उनके लिए बजट बनाया जाता है। हर विभाग अपना बजट बनाता है। जैसे सेल्स विभाग सेल्स बजट बनाएगा, प्रोडक्शन विभाग प्रोडक्शन बजट बनाता है। कई तरह के प्रोडक्शन अगर है तो हर प्रोडक्शन का बजट बनाएगा। क्रय विभाग मटेरियल बजट बनाएगा। श्रम विभाग लेबर बजट बनाता है। वित्त विभाग वित्त बजट बनाता है। और हर विभाग अपने अपने विभाग के बजट बनाते हैं और इन विभागों के आधार पर हम मास्टर बजट बनाते हैं। मास्टर बजट में सभी विभागों की जो बजट है उसमें समन्वय करते हुए उनका संक्षेप में विवरण दिखाया जाता है और ओवरऑल जो संस्था की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट वगैरह और क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको दर्शाया जाता है। तो मास्टर बजट बनाने के लिए सबसे पहले क्रियात्मक बजट बनाने की जरूरत है, इसलिए इनको हम सहायक बजट भी कहते हैं। तो किसी भी संस्था में सबसे पहले जो बजट बनाया जाता है वह होता है सेल्स बजट, विक्रय बजट। सेल्स बजट जो होता है वो संस्था का महत्वपूर्ण बजट होता है और सेल्स बजट पर ही संस्था के बाकी के जो बजट होते हैं उत्पादन सेल्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। जितनी वस्तु की मांग होती है उसके अकॉर्डिंग उत्पादन किया जाएगा। और लागत जो बजट है, मटेरियल लेबर बजट और प्रशासनिक लागत और अन्य वित्त बजट जो है वो इसी बजट के आधार पर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल्स बजट क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है। तो सेल बजट में, क्योंकि बजट आपको जैसे पहले भी बताया है कि बजट एक भविष्य के लिए बनाया जाता है, तो पूर्वानुमान होता है। तो सेल बजट में हम क्या करते हैं, कुल बिक्री का पूर्वानुमान लगाते हैं कि मुद्रा में भी और मात्रा में भी कितनी मांग होगी वस्तु की और वो किस मूल्य पर कितनी मांग होगी। तो मूल्य का भी निर्धारण करते हैं और मात्रा का निर्धारण भी करते हैं। विक्रय बजट बनाते समय हम जो पूर्वानुमान जो लगाते हैं उसमें गत वर्ष के आंकड़ों का ध्यान रखते हैं, बाजार विश्लेषण करते हैं, मार्केट में कितनी प्रतिस्पर्धा वगैरह, विक्रेताओं से रिपोर्ट प्राप्त होती रहती है। अगर कई तरह के जो हमारे विक्रेता सेल्स एजेंट हैं उनसे, क्षेत्रीय प्रबंधक है, उनसे हम रिपोर्ट के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं। व्यावसायिक दशाएं देख लेते हैं कि किस प्रकार की दशाएं हैं, प्रबंध नीतियां क्या है, संयंत्र की क्षमता भी को भी ध्यान में रखकर सेल्स बजट बनाया जाता है, क्योंकि जितनी हमारी कैपेसिटी है मशीन की उससे ज़्यादा हम उत्पादन नहीं कर सकते। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम सेल्स बजट बनाते हैं। और वित्तीय पक्ष को भी ध्यान में रखकर कि हमें उससे कितनी वित्त की आवश्यकता होगी, पूंजी कितनी है, पूंजी हमारे पास कितनी है, उन सबको ध्यान में रखते हम सेल्स बजट बनाते हैं। तो सेल्स बजट बनाने के लिए जैसे कि आप देख रहे हो ये परफॉर्मा है सेल्स बजट का। सेल्स बजट का जो परफॉर्मा अगर आप देख रहे हैं तो इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं। उत्पाद वाइज बना सकते हैं, अगर संस्था कई तरह के प्रोडक्शन कर रही है तो प्रोडक्ट ए बी सी। क्षेत्र वाइज बना सकते हैं, क्षेत्र में जैसे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे, कैलकाटा, इस तरीके से। कस्टमर वाइज भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर ये हमारे गवर्नमेंट कस्टमर है, ये फॉरेन कस्टमर है, ये प्राइवेट कस्टमर है, इस तरीके से बना सकते हैं। विक्रेता कर्ता वाइज सेल्समैन ए, सेल्समैन बी, सेल्समैन सी। और अवधि वाइज भी बना सकते हैं, मासिक और तिमाही या साप्ताहिक, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर भी बजट बना सकते हैं। तो आप जैसे नीचे परफॉर्मा में देख रहे हैं सेल्स बजट बनाते समय इसको हम क्योंकि अगले साल के लिए बजट बनाते हैं तो इसमें करंट ईयर, करंट मीन इस अगले साल के बजट बनाए तो इस साल की जो सेल है, जो बजट था पिछले साल बना चुके थे, तो करंट बजट क्या था हमारा और करंट में एक्चुअल में कितनी हमारी सेल्स हुई थी, ठीक है, और उसके आधार पर हम एक्सपेक्टेड बजट बनाते हैं। तो करंट बजट में हमने जो करंट बजट में हमारी कितनी यूनिट्स एक्सपेक्टेड थी, प्राइस कितना था और वैल्यू मतलब कितना अमाउंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यूनिट और प्राइस को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्चुअल में कितनी यूनिट हुई है कि प्राइस किस प्राइस पर सेल्स हुई है उसकी टोटल निकाल लेते हैं। और एक्सपेक्टेड बजट जो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है ये पूर्वानुमान होते हैं और इसमें लास्ट ईयर के बजट को जो संभावित कुछ संभावनाएं अगर उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जाता है। तो ये आउटलेट वाइज भी हो सकता है, जैसे बताया होलसेल जॉबर के अकॉर्डिंग भी ये बजट हम बना सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज बना सकते हैं, सिंथोल, मार्बल, हमाम, पामोलिन, लिंक के कई तरह के साबुन है। कस्टमर वाइज बना सकते हैं, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल्स, चिल्ड्रन। तो किसी भी तरीके से जो सूचना अवेलेबल है, जैसे भी संस्था में प्रोडक्शन किया जाता है और जो इंफॉर्मेशन डाटा अवेलेबल है उसके आधार पर हम बजट बनाते हैं। तो ये क्या आप इलस्ट्रेशन है, इसमें आप देख रहे हैं कि दो प्रकार के खिलौने देवराज में राजा और रानी
इनके नाम है प्रोडक्ट के, और उन्हें आगरा और मुंबई में बेचते हैं। तो इसमें हम एरिया वाइज ही बनाएंगे क्योंकि दो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट वाइज ही बनाएंगे। तो चालू वर्ष के लिए निम्न सूचनाएं उपलब्ध है। इसमें मार्केट ऐसे आगरा राजा रानी बस्टेड सेल थी 400, मूल्य कितना था, 9 रुपये में बेचना था। इसी तरह 300 और 21 रानी की, एक्चुअल में 400 की जगह कितनी हुई है, 500 और मूल्य 9 है। और जो रानी की सेल है वो क्यों है 200, मूल्य वो 21 है। और मुंबई में देखें तो राजा की बस्टेड 600 थी और 500 थी, और एक्चुअल में कितनी हुई है 700 और 400 हुई है। ठीक है। अब उसके बाद हमें दिखा रहे हैं बाजार अध्ययन से प्रतीत होते हैं, फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि खिलौना राजा लोकप्रिय है और न्यू ब्लैंकेट है उसका मूल्य कम है। यह देखा गया है कि उसका मूल्य बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर है तो उसका मूल्य 1 रुपये से अगर हम बढ़ा देते हैं तो भी बाजार में वो खप जाता है। और दूसरी ओर जो रानी जो है दूसरा प्रोडक्ट है वो ओवर वैल्यूड है, अति मूल्यांकित है, तो उसका मूल्य अगर हम कम कर दें, विक्रय मूल्य जो 21 से घटा के अगर 20 कर दे, वो भी घटाया 1 ही रुपये है, ठीक है, 1 रुपये घटा के अगर 20 कर दे तो क्या, तो प्रबंधक मूल्य परिवर्तनों के लिए सहमत हो जाता है। ठीक है। और उपयुक्त के आधार पर विक्रय प्रबंधक जो सेल्स के अनुमान लगाता है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं प्रोडक्ट जो है राजा की सेल्स बढ़ जाएगी, आगरा में 10% बढ़ जाएगी, और मुंबई में कितनी बढ़ जाएगी, 5% बढ़ जाएगी। ठीक है। और रानी की सेल्स जो है आगरा में 20% बढ़ जाएगी, और मुंबई में कितनी बढ़ जाएगी, 10% बढ़ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद गहन विज्ञापन भी किया गया है। विज्ञापन अगर हम करते हैं तो विज्ञापन के फलस्वरूप जो है राजा जो है उसकी 60 यूनिट्स बढ़ जाएगी, और आगरा में और मुंबई में 70, और रानी की 40 और 50। इसके आधार पर हमें बजट बनाना है। तो बिल्कुल आसान है। अगर आप बजट देखें तो सेल्स बजट है, बिल्कुल परफॉर्मा के अकॉर्डिंग इसको हम बना रहे हैं। पहले हमने एरिया ले लिया, आगरा, आइटम्स है 2 ही हैं हमारे पास, 3 होते तो 3 दिखा देते, इसमें राजा रानी है। ठीक है। बजट करंट आपको ऊपर क्वेश्चन में जैसे आपने देखा ही था, पहले मैंने आपको दिखाया था। तो ये कितना है, अगर आप देख रहे हो 400 और 300, तो 400 और 300 दिखा दिया। और प्राइस कितना है, 9 और 21। 400 को 9 से मल्टीप्लाई किया 3600, 21 से किया 6300। एक्चुअल आप देखिए तो एक्चुअल कितनी थी, 500 और 200, मूल्य कितना था 9 और 21, तो एक्चुअल में दिखा दी 4500 और 4200। अब मेन ये है कि बजट फॉर द फ्यूचर पीरियड। अब इसमें हमें फ्यूचर के लिए बजट बनाना है, तो जो चेंजेस ऊपर क्वेश्चन में से जो बताए थे वो देखेंगे। अगर हम जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि जो बजट है 400 और 300 है आगरा में, ठीक है, मुंबई में कितना है 600 और 500। तो राजा का अगर आगरा और मुंबई में राजा को देखें तो आगरा में कितना था 400 और मुंबई में कितना है 600। तो उन्होंने ये कहा है कि आगरा में सेल्स कितनी बढ़ी है, राजा की 10%, तो 400 का 10% कितना हो गया 40, मूल्य कम करने से। ठीक है। और एक बार मूल्य कम कर, राजा की जो सेल है 10% बढ़ी है, राजा का राजा ये देखा है कि ये मूल्य बढ़ा दिया जाए, हाँ राजा का मूल्य बढ़ाया है तो 40%। और मुंबई में कितनी थी 600, ऊपर बस्टेड सेल लेनी है, एक्चुअल नहीं लेनी, हमें करंट ईयर की बस्टेड सेल लेनी है। इसको बस्टेड सेल जो गिवन है ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन होती है वो करंट ईयर होती है, और बनानी जो होती है एस्टिमेटेड वो हमें फ्यूचर के लिए बनानी होती है। ठीक है। तो इसे करंट की बस्टेड सेल लेंगे, एक्चुअल नहीं लेंगे। ये कितनी है 400, 300, 600 और 500। तो 400 का 10% बढ़ा है तो कितना हो गया 440। और मुंबई में 600 थी तो इसका कितना बढ़ना है, मुंबई में देखो क्वेश्चन में बताया 5% बढ़ेगी, तो 5% बढ़ा है तो कितना आ गया 30। ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो 5% बढ़ा है ना, तो कितना आ गया 30। इसी प्रकार रानी की 20 बढ़ेगी और उसकी 10 बढ़ेगी। तो रानी की जो 20 बढ़ी है तो 300 का 20 कितना हो गया 60, और मुंबई में 500 का 10 बढ़ा है तो 500 का 10 कितना हो गया 550। ठीक है। ये सेल जो बढ़ी है ये 440 होगी, 630 होगी मुंबई में राजा की, और रानी की आगरा में 360 हो गई, और मुंबई में कितनी होगी 550। जो ये सेल्स बढ़ी है ये मूल्य परिवर्तन के कारण बढ़ी है। ठीक है। उसके बाद विज्ञापन भी नीचे लिखा है कि विज्ञापन कर रहे हैं, गहन विज्ञापन किए है। ठीक है। गहन इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट किया, उसके परिणाम से आगरा में कितनी बढ़ी है 60 बढ़ी है, राजा की तो 60 जोड़ देंगे, और राजा की मुंबई में कितनी बढ़ी है 70, तो 70 जोड़ दिया कितना आ गया 700। इसी प्रकार रानी की 40 और 50 बढ़ी है तो 40 जोड़ दिया आगरा में, और मुंबई में कितना जोड़ दिया 50। तो फ्यूचर के लिए जो भावी अवधि के लिए बजट बिक्री की मात्रा कितनी हो गई 500, 700, 400, 600। तब ऊपर हम दिखाएंगे जैसे बजट फॉर द फ्यूचर ईयर आप देखेंगे तो बजट है ये फ्यूचर ईयर में, इसमें कितना है 500 का कितना है 500 हो गया, तो 500 को 10
क्योंकि मूल्य पहले 9 था, तो 9 से इसका मूल्य 1 रुपये बढ़ा है, तो कितना हो गया 10। राजा का मूल्य जो है, क्योंकि न्यून मूल्यांकित है, ऊपर लिखा इसका मूल्य 1 रुपये बढ़ा दिया है, तो 10 हो गया, तो कितनी होगी 5000। और रानी का जो है वो कितना है सेल, क्वेश्चन आप नीचे टिप्पणी में देखिए वर्किंग नोट में 400 थी और मूल्य कितना था 21। इसका मूल्य क्या किया है, कम किया है, ठीक है। रानी का मूल्य क्या किया है, कम, तो ये कितना हो गया 20, 21 करेगा 20, तो 400 को 20 से मल्टीप्लाई किया 8000। तो टोटल जो सेल्स आ गई वो आगरा में कितनी हो गई 13000। इसी प्रकार मुंबई में निकालेंगे। मुंबई में अगर हम देखें तो मुंबई में कितनी है, राजा की कितनी है 700 और रानी की कितनी निकली है 600। वर्किंग नोट्स में से आप देखिए जो हमने निकाली है चेंजेस के बाद, और मूल्य वही 10 और 20, तो कितनी होगी 7000 और 12000, इसका टोटल कितना हो गया 19। तो फ्यूचर के लिए जो एक्सपेक्टेड सेल है वो राजा की कितनी होगी 500 तो आगरा में है, और रानी 500 तो आगरा में है, और 700 कितनी है मुंबई में, टोटल कितनी होगी 1200। इसको हम अलग अलग भी दिखा सकते हैं, ठीक है 1200। और रानी की अगर हम सेल देखें तो आगरा में 400 है, मुंबई में 600, तो टोटल कितनी होगी 1000, और मूल्य कितना है 20,000। ये टोटल नीचे अलग से करके दिखा रखा है, और ऊपर हमने एरिया वाइज अलग अलग दिखा रखी है। आगरा में राजा की कितनी है, आगरा में 500 है, और रानी की कितनी है 400, और मुंबई में राजा की कितनी है 700 और रानी की कितनी है 600, ठीक है। और टोटल आप फिर वही जैसे मैंने आपको बताया नीचे इसका अलग से हमने टोटल भी दिखा दिया। तो इस तरीके से हम फ्यूचर के लिए बजट बनाते हैं, इसको बोलते हैं सेल्स बजट, ठीक है। क्लियर है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से पूछ लेना। उसके बाद है सेल्स बजट के आधार पर हम बनाएंगे उत्पादन बजट, प्रोडक्शन की कितना प्रोडक्शन तैयार करना है। प्रोडक्शन बजट कौन बनाता है, ये प्रोडक्शन मैनेजर बनेगा, सेल्स बजट सेल्स मैनेजर बनाता है। तो प्रोडक्शन बजट बनाते समय भी एक तो विक्रय बजट को ध्यान में रखेगा कि उसमें कितना अनुमान लगाया गया है बिक्री का। ये अनुमान है, ये मत सोचो कि एक्चुअल सेल है कि इतनी होगी, ये केवल अनुमान मात्र है जिसके आधार पर हम बजट बनाते हैं। कारखाने की क्षमता को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, स्टॉक कितना है उसको भी ध्यान में रखेगा। कई बार हमारे पास पुराना स्टॉक भी होता है और हमें कुछ स्टॉक रखना भी पड़ता है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम कितना रखना चाहते हैं, हमारे पास कितना ओपनिंग स्टॉक है उसको ध्यान में रखेंगे। उत्पादन में कई बार हानि भी हो जाती है। प्रोडक्शन जो होता है, जैसे अगर 100 यूनिट्स बनाइए 10% हानि हुई तो 90 यूनिट्स हमें प्राप्त होगी, उसको ध्यान में रख के भी बजट बनाएंगे। उत्पादन या क्रय नीति, कितना हम मटीरियल खरीदते हैं उस सबको ध्यान में रखते हुए उत्पादन बजट बनाते हैं। तो उत्पादन बजट इन सबको हम ध्यान में रखकर उत्पादन बजट को बनाएंगे। तो उत्पादन बजट जो होता है उससे हमें विक्रय बजट पूर्ति करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा की पूर्ति कैसे की जाए, प्रोडक्शन करके करेंगे। मांग होने पर जो वस्तुएं उनको किस प्रकार से हम उपलब्ध कराएंगे, और ऊंचा वचन जो है मतलब जो तेजी मंदी का दौर है उन सबको ध्यान में रखा जाता है। कच्चा माल, श्रम सेवाएं में क्या क्या कठिनाई आएगी, भवन कितने हैं हमारे पास, मशीन है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम बजट बनाते हैं प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट बनाते समय हम कई चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। प्रोडक्शन बजट जो बनाएंगे उसमें जो संस्था की भौतिक सुविधाएं की, जैसे मैं बता दिया, उपलब्धता कितनी है, बिक्री के अनुरूप ये बजट बनाया जाता है। बजट कारक जो है इसमें सामग्री, श्रम, मशीन, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। जितनी लेबर है, सामग्री, उसको ध्यान में रखते हुए बजट बनाते हैं। और इसमें जो भी पॉलिसी है, इसका नीतियाँ, मतलब हमें कितना स्टॉक अपने पास रखना है उसको ध्यान में रखते हुए हम इस बजट को बनाएंगे। तो प्रोडक्शन निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि हमें कितना प्रोडक्शन चाहिए, तो हमें कितनी विक्रय मात्रा है हमारी, कितना हमें विक्रय के लिए चाहिए प्रोडक्शन। जैसे मैंने इसी आप देख रहे हैं इसमें लिखा भी हुआ है उत्पादन में, अगर विक्रय के लिए हमें 4000 चाहिए और स्टॉक जो रखना चाहते हैं हम 4000 नहीं 40,000 है, 29 विक्रय, अंतिम स्टॉक हम 25,000 का रखना चाहते हैं, अनुमानित बिक्री 4000 है और प्रारंभिक स्टॉक 3000 का, मतलब स्टॉक के लिए ज़्यादा रखना चाहते हैं। टोटल कितना हो जाएगा 26,000। जितना हमें अनुमानित विक्रय चाहिए, अनुमानित विक्रय कितना है, इसको 4000 है। स्टॉक ज़्यादा रखना चाहते हैं क्योंकि भविष्य में हो सकता है कोई उम्मीद हो कि सेल्स बढ़ने की, तो उसके अकॉर्डिंग में 25,000, 29,000 हो गया टोटल हमें कितना प्रोडक्शन चाहिए, 4000 तो विक्रय के लिए चाहिए और 25,000 स्टॉक रखने के लिए चाहिए। तो टोटल कितना हो गया 29,000, और हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी कितना है 3000, तो टोटल प्रोडक्शन रिक्वायर्ड कितना प्रोडक्शन करना है 26,000। तो आप इस देखेंगे जैसे कि क्वेश्चन में
कि ओनिडा सावक लिमिटेड में एक प्रथम तिमाही में 1,08,000, 1,20,000, तृतीय में 1,32, चतुर्थ में 1,56। ये क्या है? सेल्स है। वर्ष की तिमाही में इकाइयाँ बेचने की योजना है। प्रथम तिमाही में 1,38,000, प्रथम तिमाही में 1,08,000, द्वितीय तिमाही में 1,20,000, तृतीय तिमाही में 1,32,000 और चतुर्थ तिमाही में 1,56,000 इकाइयाँ तथा अगले वर्ष की प्रथम तिमाही में नेक्स्ट ईयर 1,38,000। चालू वर्ष की प्रारंभिक तिमाही में 18,000 स्टॉक है और प्रत्येक तिमाही के अंत में अगली तिमाही के लिए 1/6 भाग स्टॉक रखना चाहती है। चालू वर्ष की तिमाही में कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए? यदि उत्पादन में कोई हानि नहीं हो और उत्पादन में 4%, 2%, 5% और 3% की हानि हो, तो इसके आधार पर हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो प्रोडक्शन बजट बनाना है, 4 तिमाही आपको गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसको फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। सेल्स कितनी है? 1,08,000 जो हमें एक्सपेक्टेड सेल्स है, जो फोरकास्ट की है। 1,20,000 सेकंड के लिए, 1,32 और 1,56 चौथे के लिए। ऐड इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? प्रत्येक तिमाही के अंदर कंपनी अगली तिमाही की, मतलब जो नेक्स्ट में जो हमारी सेल है उसका 1/6 भाग। तो 1,00,000, जैसे कि आप फर्स्ट क्वार्टर में देखेंगे तो अगली तिमाही कौन सी होगी? सेकंड क्वार्टर। तो सेकंड क्वार्टर में सेल्स कितनी? 1,20,000। तो इसका 1/6 कितना हो गया? 20,000। ठीक है। थर्ड क्वार्टर में सेल्स कितनी है? 1,32। तो सेकंड क्वार्टर में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगली तिमाही, मतलब थर्ड तिमाही का 1/6। तो 1/32 का 1/6 कितना हो गया? 22। थर्ड में कितना आ गया? 1,56 का। ठीक है, अगली तिमाही का 1,56 का 1/6 कितना आ गया? 26। और ये ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको अगले वर्ष की तिमाही में जो सेल्स है वो 1,38,000 है, उससे भी अगले वर्ष की है। तो इसका 1/6 केवल ये जो 1,38,000 दी गई है, इसका पर्पस केवल ये क्लोजिंग स्टॉक निकालने के पर्पज से है, क्योंकि हमें जो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है वो अगली तिमाही का 1/6 लेना है। तो इसमें जो फोर्थ क्वार्टर, जो लास्ट क्वार्टर है, उसमें जो अगले वर्ष की जो प्रथम तिमाही है जिसमें सेल 1,38, उसका 1/6 लेंगे। तो 1/38 का 1/6 कितना हो गया? 23,000। ठीक है, ये जोड़ दिया तो टोटल रिक्वायरमेंट्स कितनी होगी? एक तो हमें सेल्स के लिए चाहिए, दूसरी हमें स्टॉक रखने के लिए चाहिए, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में 1,28, सेकंड में 1,42, थर्ड में 1,58 और फोर्थ में 1,79। अब लेस इसमें से हम क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक। तो चालू वर्ष की प्रारंभ की प्रथम तिमाही का ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है, वो कितना है? 18,000। मतलब फर्स्ट क्वार्टर में जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है? 18,000। सेकंड क्वार्टर में जो फर्स्ट क्वार्टर का जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो प्रथम तिमाही का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सेकंड क्वार्टर में क्या हो जाएगा? उसका ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, पहले फर्स्ट तिमाही का जो क्लोजिंग है वो अगली तिमाही का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना था? 20 तो फर्स्ट का, तो ये सेकंड में क्या हो जाएगा? ओपनिंग। सेकंड का क्लोजिंग 22 है, ये थर्ड में बन जाएगा ओपनिंग 22। भले इस साल का अगले साल ओपनिंग हो जाएगा ना, अगले साल फॉरवर्ड हो जाएगा। थर्ड का कितना है? क्लोजिंग 26, तो अगले जाके ये क्या बन जाएगा? अगले साल फॉरवर्ड हो जाएगा तो ओपनिंग बन जाएगा, कितना हो जाएगा? 26। तो इसको हम लेस कर देंगे, मतलब इतना हमारे पास पहले से स्टॉक है तो ये हमें प्रोडक्शन नहीं करना है इतना, तो इसको हमने क्या कर दिया? लेस। तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी आ गई? 1,10,000, 1,22,000, 1,36 और 1,53। ये हमें प्रोडक्शन करना है फर्स्ट क्वार्टर में 1,10, सेकंड में 1,22, थर्ड में 1,36 और चौथी में 1,53। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है जब प्रोडक्शन में कोई भी लॉस नहीं है। अगर प्रोडक्शन में लॉस है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर में 4% का है, सेकंड में 2% का है, 5% और 3%, 2 फुट होती है प्रोडक्शन के दौरान जो भी प्रोडक्शन क्षय हो रहा है, उत्पादन क्षय हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, ये सब है इसमें। ठीक है, तो 4% हो रहा है, इसमें सेकंड 5 और 3। तो इसको निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि इसमें प्रोडक्शन जो है वो 1,10,000 है। ठीक है, तो 4% लॉस हो रहा है, तो अगर हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कितनी मिलेगी? 96। तो 100 अगर हम यूनिट्स चाहिए पहले में, तो हमें 4% लॉस हो रहा है तो 96 मिलेगी। तो अगर हमें 96 यूनिट्स चाहिए, तो 96 चाहिए तो हमें 100 प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तभी 96 मिलेगी, क्योंकि 4% तो लॉस हो जाएगा। तो अगर हमें 96 चाहिए तो 100 प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, 1 चाहिए तो 100/96 होगी, और टोटल हमें कितनी चाहिए? 1,14,600। तो 1,14,600 डिवाइड बाई 96 इंटू 100। 1,10,000 को 96 से भाग कर देंगे। 100 में से जो भी आपका लॉस है, पहले में
4% है तो 4 लेस हो जाएगा, दूसरे में 2% है 2 हो जाएगा, तीसरे में 5 है तो 5 हो जाएगा, और चौथे में 3 है तो 3 हो जाएगा। लेस करने के बाद हम वो उसको डिवाइड कर देंगे उससे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट स्टॉक आ जाएगा कि हमें कितना स्टॉक करना है। तो कितना आया, 1 14, 1 24 500, 1 43 200, 1 57 700। इसको राउंड ऑफ करके लेना है क्योंकि यूनिट्स को हम टुकड़ों में नहीं बना सकते, तो इसको राउंड ऑफ करके ले लेंगे और इसमें से ये लेस करेंगे। 1,10,000 में से 14,600 लेस कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, बीच में लॉस आ जाएगा। कितना लॉस है, 1 24 500 में से 1 22 करेंगे तो इसका मतलब 2500 लॉस है। और वैसे आप ये निकाल भी सकते हैं क्वेश्चन चेक करने के लिए। 1,000 14,600 को 4% से मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आएगा, 4,600। ठीक है, 1,24,500 को 2% से मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आएगा, 2500। ऐसे इन सबको हम निकाल लेंगे, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट हमारी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अगर नहीं भी क्लियर हो तो मेरे से आप बाद में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।